रूस एक नाम और दिमाग में आती हैं हजारों तस्वीरें, है ना। ये एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही एक पहेली की तरह रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसके 1200 साल लंबे उतार चढ़ाव से भरे इतिहास में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रूस को चलाता क्या है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक देश एक ही वक्त पर इतना ताकतवर हो और साथ ही इतने सारे विरोधाभासों से भी भरा हो। देखिए, एक तरफ तो रूस एक ग्लोबल जायंट है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, कुदरती खजानों से लबालब और जबरदस्त मिलिट्री पावर। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जहां ये देश अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के गहरे दबावों से लगातार जूझ रहा है। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस पहेली को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, ये देखने के लिए कि रूस की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। इसकी जड़ें कीव से शुरू होती हैं, फिर आता है मंगोलों का सदियों लंबा क्रूर राज, और उसके बाद होता है ताकतवर जार का उदय। इस पूरे सफर में तीन चीजें हमेशा रूस की पहचान बनाती रहीं। एक, जीत हासिल करना, दूसरा, ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म में अटूट विश्वास, और तीसरा, अपनी सरहदों को लगातार हर कीमत पर बढ़ाते जाने की जिद। फिर आती है 20वीं सदी, और ये सदी रूस के इतिहास में शायद सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ लेकर आए। इसने जार के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका और उसकी जगह एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी विचार को खड़ा कर दिया, और वो था कम्युनिज्म। वो जो शाही दौर था ना, वो अपनी ही बनाई गई गैर बराबरी के बोझ तले दबकर ढह गया, और इसी राख से एक ऐसी क्रांति की चिंगारी भड़की जिसने सिर्फ रूस का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस क्रांति से जो जन्मा वो था सोवियत संघ, यूएसएसआर। ये कोई मामूली देश नहीं था, ये एक नई तरह की सुपर पावर थी। इसकी ताकत सिर्फ जमीन या फौज नहीं थी, बल्कि कम्युनिज्म की एक विचारधारा थी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया पर छा जाने का दम रखती थी। फिर आया जोसेफ स्टालिन का दौर, और उसके राज में सोवियत संघ ने वाकई हैरान कर देने वाली रफ्तार से तरक्की की, इंडस्ट्रीज खड़ी की, और हाँ, नाजी जर्मनी को हराने में एक बहुत ही अहम, एक डिसाइसिव रोल निभाया। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत बड़ी, एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। जरा सोचिए, अकेले दूसरे वर्ल्ड वॉर में करीब करीब 2 करोड़ जानें गईं, और ये तो वो आंकड़ा है जो गिना गया। गुलाग के उन बर्फीले कैंप्स में जो लाखों लोग मारे गए, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया साफ साफ 2 खेमों में बट गई। एक तरफ था सोवियत संघ और उसका ब्लॉक, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी। और यहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर, एक ऐसी जंग जो हथियारों से ज्यादा विचारधारा की थी, जहां दोनों सुपर पावर्स दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए होड़ में लगी थीं। पर देखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा नहीं चलता। सोवियत संघ का ये जो इतना बड़ा ढांचा था, वो आखिरकार अपने ही बोझ तले चरमराने लगा। 1980 का दशक आते आते ये सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था, और फिर जब सुधार करने की कुछ आखिरी कोशिशें हुईं तो उन्होंने इसके पतन को रोका नहीं बल्कि और तेजी दे दी, और 1991 में ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो सोवियत संघ तो खत्म हो गया, उसकी राख से एक नए रूस ने जन्म लिया। लेकिन एक स्थिर देश बनने तक का इसका सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल और उथल-पुथल से भरा रहा। 90s का जो दशक था, वो रूस के लोगों की एक पूरी पीढ़ी के लिए एक सदमे जैसा था। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के जो बड़े बड़े वादे थे, वो असलियत में इकोनॉमिक तबाही, भयानक करप्शन और एक तरह के नेशनल ह्यूमिलिएशन, यानी राष्ट्रीय अपमान में बदल गए। और इस पूरे केओस, इस पूरी अराजकता ने लोगों के मन में एक मजबूत लीडर की चाहत पैदा कर दी। लोग एक ऐसा नेता चाहते थे जो वापस ऑर्डर ला सके और रूस का जो खोया हुआ सम्मान था उसे लौटा सके। और बस इसी माहौल ने साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में आने के लिए जमीन तैयार कर दी। और यहीं से कहानी आज के दौर में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर और नेशनल एम्बिशन के वही पुराने पैटर्न्स आज के मॉडर्न रूस में एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। अब देखिए, कहने को यानी कागज पर तो रूस एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन असलियत कुछ और है। हकीकत यह है कि पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, और पॉलिटिकल विरोध की, मतलब सरकार से असहमति की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, उसे सख्ती से कुचल दिया जाता है। और अपनी इस नई ताकत का इजहार एक खास पैटर्न में किया गया है, वो है अपने पड़ोसी देशों में मिलिट्री एक्शन के जरिए। ये बार बार हुआ है,
अगर इकोनॉमी की बात करें तो देश आज भी अपने कुदरती खजानों, खासकर तेल और गैस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और यही चीज़ इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जैसे ही दुनिया में तेल गैस की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं या इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। और देश के अंदर भी हालात आसान नहीं है। रूसी समाज पर एक तरह का डबल प्रेशर है। एक तरफ तो मीडिया और विरोध करने की आज़ादी पर सरकार का कड़ा पहरा है, और दूसरी तरफ एक और बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ी है, और वो है देश की घटती हुई आबादी। जो लोग रूस की आलोचना करते हैं वो अक्सर इन्हीं बातों को उठाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स, बोलने की आज़ादी और पॉलिटिकल ऑपोजिशन को सिस्टमैटिकली दबाया जाता है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर फैला करप्शन और ओलिगार्क, मतलब वो कुछ गिने चुने अमीर और ताकतवर लोग जो देश चलाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो कुल मिला के देखें तो रूस का इतिहास वाकई एक असाधारण कहानी है, संघर्ष की, बहादुरी की, ताकत की और बार बार राख से उठ खड़े होने की। ये एक ऐसा देश है जिसने कई रूप बदले हैं। एक विशाल साम्राज्य से कम्युनिस्ट सुपर पावर बना और अब एक मॉडर्न नेशनलिस्ट देश के तौर पर हमारे सामने है। तो इतिहास तो लिखा जा चुका है, लेकिन आने वाला कल, वो पन्ना अभी कोरा है, रूस के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। सवाल यही है कि क्या रूस संघर्ष के अपने पुराने रास्तों पर ही चलता रहेगा या फिर शांति की कोई नई राह तलाशेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है।